जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज अप 24 में। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। ओके दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं कुछ विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लाभदायक है। ओके दोस्तों, तो आइए जानते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर को। ओके दोस्तों, जैसे कि आने वाला एग्ज़ाम आपका बीपीएससी टीआरई 4 है, सक्षमता 3.0 है, प्रधान शिक्षक 2.0 है, एसएससी जीडी, रेलवे, केबीएस, रीट, सीटेट, डीएलएड, ये सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ओके ये वीडियो लाभदायक होने वाला है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। और एक बात और बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, जानते हैं इनके उत्तर को। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ओके दोस्तों, आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। आपका ऑप्शन है सूर्य, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है बहता पानी। ओके दोस्तों, तो अनवीकरणीय स्रोत वह स्रोत होता है जो जल्दी से नहीं बन पाता है, मतलब कुछ हज़ारों हज़ारों सालों के बाद वो बनता है। तो ऐसे स्रोतों को हम लोग अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, और जो जल्दी बन जाते हैं उसको नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर है। जो पेट्रोलियम है वो जल्दी नहीं बनता है, बहुत कुछ हज़ारों सालों के बाद पेट्रोलियम तैयार होता है। तो ऐसे ही स्रोतों को हम लोग अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ओके दोस्तों, तो पेट्रोलियम इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर, और यह है सवाल नंबर आपका 2। दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन जो है उसका वास्तविक स्रोत कहाँ है, जीवाश्म ईंधन कहाँ से आते हैं, उसका वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जीवों के अवशिष्ट से बनाया गया या बना हुआ ईंधन, उसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है नाभिक के संलयन, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है चंद्रमा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका जो सटीक आंसर है वो है सूर्य, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहे हैं, जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो जलकर दहन कर मतलब जलकर जो उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इंजन कहते हैं, ऑप्शन बी ईंधन कहते हैं, ऑप्शन सी तापक कहते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कहते हैं। तो आपका बी जो है ऑप्शन सही है, अर्थात ईंधन कहा जाता है। ओके, जो जलकर उष्मा देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, अर्थात बी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर, और यह है सवाल नंबर आपका 4। चौथा नंबर सवाल ये कर रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है। आपका ऑप्शन है कांच की सिल्ली द्वारा, ऑप्शन बी है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी है गोलीय दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी है प्रिज्म द्वारा। ओके दोस्तों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी प्रिज्म के द्वारा जो होता है वो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। ओके दोस्तों, तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर, और यह है सवाल नंबर को 5। पाँचवा नंबर सवाल ये कह रहे हैं, पाँचवा नंबर सवाल ये है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है डैनियल सेल,
ऑप्शन बी है लेकलांसे सेल, ऑप्शन सी है सौर सेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो कहने का मतलब है जिससे जब सूर्य का रोशनी जिस प्लेट में पड़ता है उसके बाद जो विद्युत में जो परिवर्तन होता है उस प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं। ओके दोस्तों, तो वो जो सिस्टम होता है उसको सौर सेल बोला जाता है, उसको सौर सेल, अर्थात सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ओके, सी इज़ द राइट आंसर, सौर सेल कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 6। ये 6 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो आपका 7 हो गया। ओके दोस्तों, ये 6 है, ये आपका 6 है, ये जो है इसकी जगह पे 7 की जगह पे 6 होगा। ओके दोस्तों, ये जो है छठा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि रक्त का लाल जो होता है, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब हमारा जो रक्त जो लाल होता है, खून जो लाल होता है, वो क्यों होता है, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, इस सवाल का यही मतलब है। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो है वो है हेपारिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है थ्रोबिन, ऑप्शन डी है फाइब्रिनोजन। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, वो है आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अर्थात हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त हमारा लाल होते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर का 7। 7वां नंबर सवाल ये कह रहे हैं, 7वां नंबर सवाल ये है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। आपका ऑप्शन है काला, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है हरा। ओके दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, अर्थात हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो क्या होता है, हरा होता है दोस्तों। ओके, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये है सवाल नंबर आपका 8। 8वां नंबर सवाल ये करें कि दांत का कठोरतम भाग को क्या कहा जाता है। दांत का जो कठोरतम भाग होता है, जो हार्ड भाग होता है, जो हार्डनेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, बी इनामेल कहते हैं, सी मज्जा गुहा कहते हैं, और डी केनाइन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है इनामेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनामेल, हार्ड भाग को, दांत के हार्ड भाग को इनामेल कहा जाता है दोस्तों। ओके, इनामेल कहा जाता है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और ये है सवाल नंबर आपका 9 नंबर सवाल ये कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है दोस्तों। ओके, आपका ऑप्शन है क्लोरीन, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है मैग्नीज, ऑप्शन डी है आयरन। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आयोडीन। ओके दोस्तों, जो आपका आयोडीन है वो आपका राइट आंसर है। ओके, थायरोक्सिन में क्या, आयोडीन। ओके दोस्तों, आयोडीन आपका राइट आंसर है। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 10। ये है सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल ये कह रहा है कि अपघटक का उदाहरण है, मतलब निम्न में से अपघट का उदाहरण कौन सा है। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन गाय है, ऑप्शन आपका बी नंबर कवक है, ऑप्शन सी बाघ है, ऑप्शन डी घास है। ओके दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी कवक। कवक जो होता है वो अपघटक का उदाहरण है। ओके दोस्तों, तो आपका बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 11। 11 नंबर सवाल ये करें कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब मेन ऊर्जा जो आता है पृथ्वी पर वो कहाँ से आता है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है कोयला से, ऑप्शन बी है लकड़ी से, ऑप्शन सी है पानी से, ऑप्शन डी है सूर्य से। तो आपका राइट और जो सटीक जो आंसर है ओके दोस्तों वो है ऑप्शन आपका डी, वो है ऑप्शन आपका डी सन से, अर्थात सूर्य से। ओके, सूर्य से हमारा ऊर्जा का, सूर्य जो है ऊर्जा का मेन स्रोत है। ओके दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 12। 12 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से
कौन पर्यावरण का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? आपका ऑप्शन है वायुमंडल, ऑप्शन बी है जलमंडल, ऑप्शन सी है स्थलमंडल, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ओके दोस्तों, तो हमें ऑप्शन से ऐसा पता लग रहा है जो पर्यावरण जो है वायुमंडल ये भी पर्यावरण का भाग है, जलमंडल ये भी पर्यावरण का भाग है, स्थलमंडल ये भी पर्यावरण का भाग है, अर्थात तीनों मिलकर पर्यावरण को बनाते हैं। ओके दोस्तों, तीनों का होना अति आवश्यक है पर्यावरण में। ओके, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। ओके, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के द्वारा ही पर्यावरण का निर्माण होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और ये सवाल है आपका 13 नंबर सवाल लेकर है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं? ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो आपका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी, 3 पोषीय स्तर होते हैं। 3 पोषीय स्तर होते हैं। क्या क्या होते हैं? घास, हिरन और बाघ। मतलब घास हिरन को खाएंगे, हिरन बाघ को खाएंगे। ओके दोस्तों, इसी को पोषीय स्तर कहा जाता है। तो पोषीय स्तर जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में वो हमारे 3 होते हैं। ओके, अर्थात डी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 14। ये है सवाल नंबर आपका 14। 14 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 14। तो जैसे कि आप जानते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा कितना होता है? 7 होता है, अर्थात 7 इज द राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, मतलब 7 उदासीन पीएच का मान 7 होता है। और अम्लीय विलयन जो होता है वो आपका कितना 0 और 7 के बीच होता है। 0 और 7 के बीच जो भी पदार्थ होंगे वो सब अम्लीय होंगे। और 7 से 14 के बीच जो भी होंगे वो सभी क्या होंगे? क्षारीय होंगे। वो सभी क्षारीय होंगे। और 0 से 7 वाला जो भी होंगे वो कितना क्या होंगे? वो अम्लीय होंगे। और जो 7 पर होंगे अर्थात 7 पर होंगे वो हमेशा उदासीन होंगे। जैसे जल और नमक उदासीन होते हैं। जल क्या है? जो जल स्वादीन होता है, ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, वो उदासीन होते हैं। तो उदासीन विलयन का मान कितना होता है? 7 होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 15 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? आपका ऑप्शन है फेरनालाफ्थिलिन, ऑप्शन बी है हल्दी, ऑप्शन सी है मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हल्दी। हल्दी जो होता है वो आपका क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होते हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 16 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आपका ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है हीरा। ओके दोस्तों, तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हीरा। हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 17 नंबर सवाल ये है 17 नंबर सवाल ये है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है एथिलीन, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है जिब्रेलिन, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एथिलीन जो होता है वो फल पकाने वाला हार्मोन होता है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 18 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करता है?
ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करता है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो आपका जो राइट और सटीक जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका सी, वो है ऑप्शन आपका सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। ओजोन का सूत्र है O3। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर और जानते हैं सही उत्तर को। ओके दोस्तों, तो आपका ये सवाल नंबर 19 है। 19 नंबर सवाल ये कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में जो पोषण की प्रक्रिया होता है वो कौन सी विधि के द्वारा पोषण करते हैं? ओके, आपका ऑप्शन है स्वपोषी के द्वारा, ऑप्शन बी है समभोजी के द्वारा, ऑप्शन सी है मृतजीवी के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी समभोजी। ओके, आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है, समभोजी के द्वारा अपना पोषण की प्रक्रिया करते हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर और ये है सवाल नंबर आपका 20 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 4। 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 बाएं साइड में और 2 दाएं साइड में, दोनों साइड में 2-2 कोष्ठक होते हैं। ओके, तो कुल कोष्ठक कितना हुआ? कुल कोष्ठक हुआ 4। मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर और ये है सवाल नंबर आपका 21। 21 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? मतलब किससे मिलते जुलते हैं हम लोग? जो मानव जो है विकासीय दृष्टि से किससे मिलते जुलते हैं? आपका ऑप्शन है जीवाणु से, ऑप्शन बी है औरंग उटान से, ऑप्शन सी है मकड़ी से, ऑप्शन डी है चिंपांजी से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चिंपांजी से। चिंपांजी से हम लोग मिलते जुलते हैं, ये हमारी समानताएं हैं। ओके ओके दोस्तों, तो चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर और ये है सवाल नंबर आपका 22 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? आपका ऑप्शन है अवतल लेंस को, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस को, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस को, ऑप्शन डी है बाइफोकस लेंस को। ओके दोस्तों, तो आपका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका ए, वो है ऑप्शन आपका ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस जो है वो अवतल लेंस को कहा जाता है और उत्तल लेंस को अपसारी, और उत्तल लेंस को जो होता है अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस कहा जाता है। ओके, अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके और आने वाले सभी एग्ज़ाम में फ़ायदा हो आपको। ओके दोस्तों, तो आइए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।